जैसे हम लोगों ने ऑर्बिटल रेडियस के बारे में बता दिया, हम लोगों ने जो है उसके बोहर की थ्योरी को भी ज़रा देख लिया कि किस तरीके से उसकी थ्योरी में पार्टिकल के जो है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल और वेव नेचर को जो है प्रूव किया कि दोनों ही नेचर रख सकता है। सिमिलरली अब हमने ऑर्बिटल रेडियस के बारे में तो बता दिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपके पास कोई हो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो आप उसकी बोहर की थ्योरी को ही इस्तेमाल करते हुए आप उसकी वेलोसिटी या स्पीड के बारे में भी बता सकते हैं। तो अगर आपको उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बारे में बताना हो तो आपको मालूम है कि mvr जो कि बोहर ने बताया है वो nh डिवाइडेड बाई 2 पाई के इक्वल है, जो कि बोहर ने अपनी थ्योरी में कहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो एक डिस्क्रीट एनर्जी के साथ जो है उसी इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहता है अनटिल उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड ना की जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी ना किसी स्पीड के साथ तो मूवमेंट कर रहा है ना, और इसका अपना मास भी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हमें ये मालूम करना ऑर्बिटल रेडियस के बारे में तो हम मालूम कर लेंगे, हम वो कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे 0.053, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन अगर मुझे स्पीड के बारे में पता करना हो तो स्पीड के बारे में भी मैं इस बड़े से रिलेशनशिप की जगह एक छोटा सा रिलेशनशिप यूज़ कर सकती हूँ। और वो छोटा रिलेशनशिप किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, वो ऐसे यूज़ कर सकती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ v लिख दूँ और ये जो दोनों चीज़ें साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं ये यहाँ जाके मैं डिवाइड कर दूँ 2 पाई m और साथ जो है r, तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगी। अब मुझे मालूम है कि ये जो v है ये v बेसिकली क्या चीज़ है, ये v है किसी भी नंबर ऑफ शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्पीड, तो इसे मैं vn लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे vn आ गया और यहाँ पर nh डिवाइडेड बाई 2 पाई mr एज इट इज़ ही। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्यों ना यहाँ मैं r की वैल्यू लगा दूँ, चूँकि अब तो मुझे ऑर्बिटल रेडियस पता चल चुका है कि ऑर्बिटल रेडियस मुझे किसी भी चीज़ का चाहिए हो तो मैं इसे आसानी से निकाल सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ ये करूँ कि वी एन एज इट इज़ ही लगा दिया, इसके साथ जो है मेरे पास एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, और r की जगह में अगर r का रिलेशनशिप यूज़ करूँ कि r किसके इक्वल आया था, तो r हम इस तरीके से था कि r जो है हमारे पास n स्क्वायर और जो साथ है वो हमारे पास h स्क्वायर था और डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू m था। अब इस सारी की सारी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे ला के रख दूँ तो यहाँ पे रखने से मेरे पास क्या होगा, अभी इसे भी देख लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम रख के देखते हैं कि क्या होगा। n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू m। तो इस तरीके से हमने r की वैल्यू को प्लेस कर दिया। अब देखते हैं होता क्या है। अब यहाँ पे मेरे पास vn है, यानी उस नंबर ऑफ शेल की वेलोसिटी स्पीड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिवॉल्व कर रहा है। अब जो है मेरे पास यहाँ पर भी nh है और नीचे भी है। अगर मैं इसे अरेंज करूँ तो ये मेरे पास nh आ जाएगा और ये वाली चीज़ जो है ये ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे 2 पाई m आ जाएगा और साथ ही साथ इसके हमारे पास क्या बचेगा n स्क्वायर और h स्क्वायर, और जो 4 पाई जो कि नीचे डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में। तो 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू m। अब एक n और एक h इस n और इस h से कट जाएगा, ये पाई इस पाई से, ये m इस m से, और ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो फॉर्मूला बाकी बचेगा, जो रिमेनिंग चीज़ बचेगी वो भी कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि यहाँ पर मेरे पास 2 पाई, चूँकि एन एच तो ऊपर से ख़त्म हो गया ना, अब नीचे वाला एन एच ही बचेगा, तो ये जो है ऊपर वाला 2 रह जाएगा, एक पाई बच जाएगा 2 पाई, और उसके साथ के जो है किसी चीज़ से नहीं कटा, ई जो है किसी चीज़ से नहीं कटा, और नीचे जो मेरे पास बच जाएगा वो एन एच है, क्योंकि एन स्क्वायर था और एच स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे एन एच बच गया। अब मेरे पास जो है वी एन वो कुछ ये फॉर्म निकली कि 2 पाई के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। अब मुझे मालूम है कि 2 भी कांस्टेंट है, पाई की भी अपनी एक वैल्यू है, के की भी अपनी एक वैल्यू है और ई की भी अपनी एक वैल्यू है, चाहे उसका स्क्वायर ही है। और नीचे जो है एन, जाहिर सी बात है जिस नंबर ऑफ शेल की आप बात कर रहे होंगे उसकी आप वैल्यू लगा देंगे। इस एन को ज़रा थोड़ा सा ना सेपरेट कर लेते हैं, और अगर एज लिख दूँ तो एज प्लस कांस्टेंट है जिसकी अपनी एक वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है। अब हैरानगी की बात यह है कि जितने भी आप चीज़ें सॉल्व करते जाएंगे हर एक चीज़ में किसी ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू ही निकलती आएगी। जैसे सबसे पहले हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया, फिर हमारे पास प्लांक कांस्टेंट आ गया, इसके बाद जो है हमने 0.053 की एक वैल्यू निकाल ली, सिमिलरली सो ऑन। अब यहाँ पे जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज़ ही है, पाई की वैल्यू 3.14 है, के की वैल्यू जो है 9 × 10⁹ है, ई की वैल्यू जो है यहाँ पे चार्ज है तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 6.63 × 10⁻34 आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी आपके पास वो होगी कुछ 2.18 इंटू 10⁻⁶। अब हमें मालूम है कि 1/n तो इसके साथ आ ही रहा है, तो इस तरीके से जो आपके पास आपने स्पीड फाइंड आउट करनी हो किसी भी शेल के अंदर तो वो आपके पास इजीली निकल सकती है। vn लगाएं और साथ ही आप जो है उस नंबर को याद कर लें जिस शेल के अंदर आपने फाइंड आउट करनी है, तो उसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट का नाम दे दें, वी नोट कह लें और इसे रिमाइंड रख लें कि ये वी नोट किसके इक्वल है, और ये वी नोट जो है जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे आपके पास वी नोट डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा जो कि आप 2.18 इंटू 10⁶ लिखेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के अंदर उसकी रेवोल्यूशन की स्पीड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 1 लगा दें और यहाँ पे 1। तो इस तरीके से आपके पास हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगी कि वो कितनी स्पीड के साथ उस शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस तरीके से बोहर का मॉडल यूज़ करते हुए हम एटॉम जो है ऑर्बिटल रेडियस के बारे में भी बता सकते हैं, हम उसकी वेव नेचर के बारे में, डिस्क्रीट एनर्जी के बारे में और उस शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड के बारे में भी बता सकते हैं।